सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट अपने क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस बुक का। तो ये पॉलिटिकल साइंस की जो बुक है, ये हम यहाँ पे जो भी स्टोरीज पढ़ेंगे वो सिंस इंडिपेंडेंस की होंगी। तो इतना हमें क्लियर हो चुका है कि आज़ादी के बाद से जो राजनीतिक चीज़ें हमारे देश में हुई हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारा, जैसा कि हमारी बुक का है, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। नाम से ही क्लियर हो जा रहा है कि क्या चैलेंजेस हम फेस करने वाले हैं अपने नेशन को बनाने के लिए। हमने प्रीवियस क्लासेस क्लास 10th 9th में भी पढ़ा है कि नेशनलिज्म क्या है, नेशन बिल्डिंग क्या है, कैसे बाउंड्रीज ड्रॉ करते हैं। अब हम स्ट्रेट बात करेंगे पॉलिटिकल सिचुएशन की, जो कि हमारे देश में 1947 यानी कि आज़ादी के टाइम पे थी या उसके बाद हुई। तो इस चैप्टर की अगर हम बात करते हैं, जैसा कि हमें पता है कि हमें आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिलती है। बट क्या आज़ादी इतनी आसानी से हमें मिल जाती है? क्या जो चीज़ें होती हैं वो बहुत ही स्मूथ हो जाती है? उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। जैसे कि हम अगर बात करते हैं तो इंडिया एज अ नेशन जो बॉर्न हुआ, वो एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन में बॉर्न हुआ। ऐसा नहीं था कि हमारे पास सब कुछ बहुत ही ज़्यादा स्मूथ था। हम अगर बात करते हैं, इंडिया को फ्रीडम जो मिली वो पार्टीशन के साथ मिली। इट मीन्स हमने एक बहुत बड़ा जो हमारी कंट्री में रोल रहा है, पार्टीशन करा है आज़ादी के टाइम पीरियड पे। अब क्या पार्टीशन इतनी आसानी से हो जाता है? क्या पार्टीशन के कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होते हैं? क्या पार्टीशन का कुछ हमारा ऐसा रिजल्ट नहीं मिलता है? बिल्कुल मिलता है। अगर हम बात करते हैं तो उस टाइम पीरियड पे बहुत ज़्यादा वायलेंस और बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं कि ट्रॉमा था डिस्प्लेसमेंट का। मतलब हर तरफ हिंसा मची हुई थी, लोग अपने घरों को छोड़ के एक जगह से दूसरे जगह जा रहे थे, और ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। और उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो इंडिया के कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी थे जिन्हें इंडिया को अचीव करना था। मतलब हमारा फ्यूचर कैसा होगा, हमारे कंट्री के लोगों का फ्यूचर कैसा होगा, वो सब कुछ हमारे लीडर्स को डिसाइड करना था। हमारे लीडर्स ने अपना जो एक बोल सकते हो साइट होता है उसे नहीं छोड़ा कि हम जो फ्यूचर के गोल्स हैं उनसे हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। मतलब सब कुछ प्लान्ड था कि हम फ्यूचर में अपनी कंट्री को कैसे रन करेंगे, कैसी गवर्नमेंट होगी, कैसे राइट्स देंगे लोगों को, और ये सारी चीज़ें। फिर हम बात करते हैं जो ये चैप्टर है 3 चैलेंजेस की। तो इंट्रोडक्शन हो गया। 3 चैलेंजेस में सबसे पहला चैलेंज क्या था? सबसे पहला चैलेंज ये था कि हम अपने नेशन को शेप देंगे। शेप देने का मतलब क्या है कि अगर आप बात करते हो इंडिया के बिफोर इंडिपेंडेंस, तो आप देखते हो इंडिया जो है वो प्रिंसली स्टेट्स का कॉम्बिनेशन था। मतलब कई सारे यहाँ पे प्रिंसली स्टेट्स थे, मोर देन 500 प्रिंसली स्टेट्स हमें देखने को मिलते हैं। यानी कि छोटे छोटे टेरिटरीज हुआ करती थी जहाँ पे एक प्रिंस रूल किया करते थे। अब इन सबको कंबाइन करके एक देश बनाना, और उससे बड़ी बात भी है अगर आप बात करते हो तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी को केटर करना, इट मीन्स आप अगर बात करोगे लिंग्विस्टिक बेस पे, आप बात करते हो कल्चरल बेस पे, कस्टम्स पे, बहुत सारी हमारे यहाँ पे डाइवर्सिटी है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और एक नेशन यानी बाउंड्री को डिसाइड करना, और वो भी तब जब 2 हिस्सों में देश हमारा बट गया था, और बंटवारे का आधार ही था धर्म, यानी कि रिलीजियस डाइवर्सिटी ही हमारे यहाँ पे अगर हम देखते हैं डिवीज़न का बेस बनती है। सेकंड जो चैलेंज था हम बात करते हैं वो था इस्टेब्लिश करना डेमोक्रेसी। मतलब इतने लंबे समय तक हम पे बाहर के लोगों ने आके शासन किया, रूल किया, और अब हम चाहते थे कि हमारे देश के सभी लोगों को एक बराबर का अधिकार मिले, एक बराबर की चीज़ें मिले। इसीलिए हम चाहते थे कि डेमोक्रेसी गवर्नमेंट को हम आगे लेके चलेंगे, और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमें देखने को मिलनी चाहिए। ये हमारा सेकंड मोटिव था या सेकंड चैलेंज था, जिसे कि हमें अपने देश के लिए बोल सकते हैं कि अडेप्ट किया, डेमोक्रेसी को हमने अडेप्ट किया। फिर बात करते हैं जो थर्ड चैलेंज था। थर्ड चैलेंज ये था कि जब हम आज़ाद हुए तो हम बहुत ज़्यादा पॉवर्टी में थे, बहुत ज़्यादा हंगर रेट हाई था, अनएम्प्लॉयमेंट जैसी चीज़ें थी, और बोल सकते हैं लिटरेसी था, बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें हाई थी। तो हमें एक ऐसा प्लान करना था कि हम एक हर बोल सकते हैं सेक्शन में डेवलपमेंट करें, हम एक हर समाज को डेवलप करें। ऐसा ना हो कि पर्टिकुलर समाज को डेवलप किया, पर्टिकुलर चीज़ें की, और बाकी के दूसरे हिस्से के लोग ऐसे के ऐसे ही रह गए। तो ये चीज़ें नहीं, हमें पूरे समाज को, हमें पूरे देश को एक साथ डेवलप करना था। और सबसे बड़ी बात है कि जब डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो हमें
हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना था कि इक्वलिटी के प्रिंसिपल पे हम काम करेंगे, क्योंकि सबसे जो सेंसिटिव चीज़ होती है हमारे देश के लिए वो यही है कि आप देखते हो रीजनल एस्पिरेशंस है। जैसा कि चैप्टर हमारा लास्ट भी इस बुक का रीजनल एस्पिरेशन है, जहाँ पे हम देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट वाले अलग, साउथ अलग, आपका वेस्ट अलग, हर एक क्षेत्र अलग अलग है और कई बार आपने देखा है कि ये लोग ऑटोनॉमी की डिमांड करते हुए देखे गए हैं। तो यहाँ पे बात सिंपल सी है कि हमें प्रिंसिपल जो है इक्वलिटी का उस पर काम करना था। और इसके साथ हमको देखने को मिलता है जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, उसमें भी वेलफेयर गोल्स को किस तरीके से अचीव करना है उसके बारे में मेंशन किया गया है। मतलब कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को किस तरीके से अचीव करना है और किस तरीके से इफेक्टिव बनाना है। और सबसे बड़ी बात, आज़ादी के वक्त हमारे पास जो चुनौती थी वो पॉवर्टी को ख़त्म करना और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब आर्थिक रूप से अपने देश को मजबूत बनाना, क्योंकि इतने लंबे समय तक हमारे रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करके इंग्लैंड ले गए, या फिर हम बात करते हैं मुगल्स वाला टाइम पीरियड पढ़ा, तो अब हमें अपने देश के आर्थिक चीज़ों को मजबूत करना था और पॉवर्टी को हटाना था। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि इंडिया ने इन सारे चैलेंजेस को कैसे रिस्पॉन्ड किया, मतलब क्या ऑब्जेक्टिव्स लिए, क्या ऑब्जेक्टिव सेट किए बाय कॉन्स्टिट्यूशन कि ये सारी चीज़ों को हम अचीव कर सके। इन्हीं सारे सवालों का जवाब हमें इस बुक में मिलेगा और इसी में हम ये 3 बड़े सवालों के जवाब भी देखेंगे। इंडिया की बात करते हैं तो मैंने जैसा कहा कि सबसे बड़ा जो इशू है ना, यहाँ पे डाइवर्सिटी है। यहाँ पे बहुत सारे लिंग्विस्टिक ग्रुप हैं, यहाँ पे बहुत सारे कस्टम्स हैं, रिचुअल्स हैं, हर 100 किलोमीटर्स पे चीज़ें बदल जाया करती हैं, बोलियाँ हैं यहाँ पे। तो ये एक बहुत बड़ा बोल सकते हो कि चैलेंज है हमारे लिए। कौन सा? इशू ऑफ नेशनल यूनिटी, मतलब राष्ट्र के नाम पे एकता की बात जब हम करते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियसली पढ़ा था कि क्लास 10th में जब नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ा तो उसमें हमने देखा कि फ्रीडम को लेके या स्वराज को लेके लोगों के अलग अलग एस्पिरेशंस थी, लोग अलग अलग चीज़ें समझ रहे थे, लोगों को पता ही नहीं था कि हाँ हम बात कर रहे हैं इंडिया के फ्रीडम की। तो सेम चीज़ हमें यहाँ देखने को मिलती है कि सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि नेशनल लेवल पे यूनिटी, और वो भी तब जब देश हमारा 2 हिस्सों में पार्टीशन हो गया हो और वो हिंदू और मुस्लिम के आधार पे। सबसे प्राइमरी लेवल पे हम बोल सकते हैं कि नेशनल हमने यूनिटी को रखा है। और अगर आप बात करते हैं तो यूनिटी की जब बात करेंगे तो यूनिटी ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे हर एक पब्लिक का या पीपल का एस्पिरेशन जो है वो रिफ्लेक्ट करे। ऐसा ना हो कि डिफरेंसेस क्रिएट हो जाएं, ऐसा ना हो कि अलग अलग सेक्शंस पे लोग डिवाइड हो जाएं और या फिर हम उनकी बात ना करें। बात सबसे बड़ी जो चीज़ है यहाँ पे, हमें ये अचीव करना होगा इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। ऐसा ना हो जाए कि हम इकोनॉमिकल डेवलपमेंट अचीव करने में लग गए और हमने इक्वालिटी और जस्टिस को नेगलेक्ट कर दिया। तो इंडिया जैसी कंट्री में हम ये बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। फिर बात करते हैं पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहैबिलिटेशन टॉपिक की। आप बात करते हो 14 और 15 अगस्त 1947, ठीक है, जहाँ पे आप ये देखोगे सिर्फ 2 स्टेट्स ही नहीं बने, ठीक, एक बहुत बड़े लेवल पर पार्टीशन हुआ जहाँ पे सिर्फ 2 कंट्री ही नहीं बनी, 2 समाज के बीच में एक खाई बन गई जिसको हिंदू और मुस्लिम बोलते हैं, क्योंकि हमारे देश का विभाजन का आधार ही रिलीजन था। जहाँ पे हम देखेंगे इंडिया और पाकिस्तान का फॉर्मेशन, पार्टीशन की बात जब करते हैं, जो डिवीज़न हुआ ब्रिटिश इंडिया का वो इंडिया और पाकिस्तान में हुआ, जैसा कि मैंने अभी बोला। और इस नेशन थ्योरी जो थी हमारे देश में, उसका बेसिक सा आधार था कि भारत सिर्फ एक देशों से, एक लोगों से नहीं बनता है, भारत 2 लोग से बनता है और 2 होते हैं हिंदू और मुस्लिम। और उसका ही आधार बनाया गया देश को बंटवारे के लिए। मुस्लिम लीग ने डिमांड की कि हाँ भाई हमें अपना देश चाहिए, मुस्लिम्स को अपना देश चाहिए, और यहाँ पे इंडिया 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक बन गया इंडिया और दूसरी तरफ बन गया पाकिस्तान। अब देखो प्रोसेस की अगर बात करते हैं तो ये जो डिवीज़न है इंडिया का, ये काफ़ी ज़्यादा पेनफुल रहा है और ये बहुत मुश्किल रहा है कि किस तरीके से हम डिसाइड करेंगे और किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट करेंगे। क्योंकि मुस्लिम्स की अगर बात करते हैं तो ऐसा कोई पर्टिकुलर एरिया हमारे यहाँ पे नहीं था जहाँ पे एक तरफ से मुस्लिम्स हों, ठीक है। तो ये डिसाइड करना कि कौन सा हिस्सा हम देंगे मुस्लिम्स को, ठीक है, कौन सा हिस्सा हम इंडिया के लिए रखेंगे, ठीक, ये सबसे बड़ी चीज़ थी। तो बात ऐसी है कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी टेरिटरीज़ हैं, यानी कि हमने वो टेरिटरीज देखी, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा मुस्लिम्स कहाँ पे हैं, और जहाँ पे मुस्लिम्स हैं तो हमने वो टेरिटरीज उनको क्या कर दी, प्रोवाइड की, ठीक है। मतलब वो टेरिटरी क्या बन गई, पाकिस्तान बन गई। ये डिसाइड हुआ कि जो नई कंट्री बनेगी
वो दो हिस्सों की बनेगी। जैसा कि हमने ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान देखा, ठीक है। ईस्ट पाकिस्तान जो कि आगे चल के बांग्लादेश बन जाता है, बट जब उस टाइम पे पार्टीशन का टाइम पे डिस्कशन हो रहा था तो ये पता चलता है कि दो क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे मुस्लिम्स मेजॉरिटी है, पहला ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं तो ये ऐसा नहीं कि सारे मुस्लिम्स उस वक्त चाह रहे थे कि भाई हम पाकिस्तान में चले जाएंगे, ठीक है, या सारे मुस्लिम्स इस चीज़ को प्रेज कर रहे थे, अप्रिशिएट कर रहे थे, ऐसा नहीं है। जैसे हम बात करते खान अब्दुल गफ़ार की, ठीक है, जिन्हें कि हम बोलते हैं फ्रंटियर गांधी के तौर पे भी बोलते हैं, ठीक है। इन्होंने इस चीज़ को अपोज किया, इन्होंने अपोज किया, और ये लीडर थे बेसिकली नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस के, जिसको कि हम NWPF भी बोलते हैं, NWFP भी बोलते हैं, ठीक है। बट इन चीज़ों को बिल्कुल भी उस टाइम पे मुस्लिम लीग ने नेगलेक्ट कर दिया। तो इससे एक चीज़ तो समझ में आती है कि सारे मुस्लिम्स ये नहीं कह रहे थे भाई हमको अपनी कंट्री चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं ये जो डिसीजन था कुड नॉट बी मेड बाय मिड नाइट ऑफ 14-15 अगस्त। तो सबसे बड़ा पॉइंट ये है स्टूडेंट्स, मतलब कि अगर आप बात करते हो तो ये 14 और 15 जो आज़ादी का टाइम पीरियड था हमारे और पाकिस्तान का, ये ऐसा नहीं कि सारे डिसीजन ले लिए गए कि हाँ भैया यहाँ तक पाकिस्तान है, यहाँ तक भारत है, ऐसा नहीं था, ठीक है। तो ये बड़ा चैलेंजिंग चीज़ हम देखने को मिलती है कि मतलब जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ या पाकिस्तानी लोग आज़ाद हुए, उस दिन तक उनको नहीं पता था कि वो भारत के हिस्से में है या फिर पाकिस्तान के हिस्से में है। और इससे जो लोग बोल सकते हो कि स्टेट्स के बॉर्डर पे रहते हैं, यानी कि जो नेशन के बॉर्डर्स पे थे, उनके दिलों में एक बहुत बड़ा डीपेस्ट ट्रॉमा देखने को मिला है हमें पार्टीशन का। मतलब अगर आप पूर्वजों से बात करते हो उनके, जिन्होंने देखा होगा आज़ादी, तो वो बताते हो कितने डीप स्कार्स हैं जो कि शायद ही कभी मिट पाएंगे। कितना साइकोलॉजिकली लोगों ने सफ़र किया है, कितना फाइनेंशियली सफ़र किया है, बहुत सारी चीज़ें रही हैं, ठीक है। तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा डीपेस्ट ट्रॉमा था। अब देखिए सबसे बड़ी जो चीज़ है, ऐसा नहीं है कि सारे लोग मूव कर गए उधर से, हिंदू सारे इंडिया चले आए या फिर यहाँ के सारे मुस्लिम्स पाकिस्तान चले गए। दोनों ही साइड माइनॉरिटीज़ हमें देखने को मिलते हैं, मतलब उस साइड पे भी कुछ हिंदू बच जाते हैं, इस साइड पे भी मुस्लिम्स बच जाते हैं। ये चीज़ देखने को मिलता है क्योंकि बहुत मुश्किल होता है भाई पार्टीशन के टाइम पे अपने पूर्वजों की ज़मीन, अपने पूर्वजों की चीज़ों को छोड़ के जा पाना, ठीक। तो हम बात करते हैं लैक्स ऑफ हिंदू और सिख जो एरियाज़ में रहते हैं वो पाकिस्तान के, और उसी तरीके से यहाँ पे कई सारे मुस्लिम्स भी देखने को मिलते हैं जो कि अपने आप को पाते हैं फंसा हुआ। मतलब देश का विभाजन नहीं भाई धर्म के आधार पे हुआ था, और जब दो हिस्सों में देश बंट चुका है तो वो अपने आप को बोल सकते हैं हम कि वो उन्हें लगता है कि हाँ भाई अब हम फंस गए, और ऐसा होता भी है। तो शुरू क्या होता है, अब देखो दोनों साइड पे माइनॉरिटीज़ बचे हुए हैं, शुरू होगा वायलेंस। अब यहाँ से आप जो पढ़ोगे वो ऐसा पोर्शन है जहाँ पे आप देखोगे कि बहुत इंटेंस चीज़ें हो जाती है। मतलब अगर आप बात करते हो जैसे कि दिल्ली वगैरह में भी देखा, ठीक है, अलग अलग जगह पे हमने देखा, या पाकिस्तान की साइड भी देखा, जो अपनी ज़मीन छोड़ना नहीं चाहते थे, अपने वंशों की, अपने पूर्वजों की ज़मीन। अब हो क्या रहा है कि वो छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, और देश का आधार पे बंटवारा ही हुआ है कि धर्म के आधार पे, तो वायलेंस स्टार्ट हो जाता है। वायलेंस किसके अगेंस्ट? एक दूसरे के अगेंस्ट वायलेंस चल रहा है। मतलब हिंदू के अगेंस्ट मुस्लिम्स वायलेंस कर रहे हैं पाकिस्तान में, और सेम एज इट इज़ वाइस वर्सा इंडिया के अंदर भी चल रहा है। पॉलिटिकल लीडर्स को लग रहा था कि चीज़ें कुछ दिन की हैं भाई साहब, शांत हो जाएंगी, बट ऐसा नहीं था। ये जो वायलेंस था कुछ ही समय में कंट्रोल से बाहर निकल जाता है, और दोनों ही साइड बॉर्डर्स पे, ठीक है। और ये जो चीज़ें थी कि नोटिस आता है कि हाँ भाई कुछ ही घंटों में, कुछ ही समय में आपको अपना घर छोड़ना है और आपको छोड़ के दूसरे एरियाज़ में जाना है जो कि आपका है या फिर आपकी कंट्री है। अब देखो सबसे बड़ी चीज़ जो शुरू होती है वो है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन, ठीक है। पार्टीशन कोई प्लान्ड वे में नहीं था, पार्टीशन अनप्लान्ड था, और ये बोलते हैं कि ट्रैजिक रहा है ट्रांसफ़र ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। मतलब अगर आप हिस्ट्री की बुक्स उठा के देखते हो, हिस्टोरियन से बात करते हो, तो आपको पता चलेगा कि ये पार्टीशन दुनिया का सबसे बड़ा पार्टीशन हुआ, जहाँ पे आप देखोगे सबसे ज़्यादा लोग एक तरफ से दूसरी तरफ दूसरे कंट्री पे मूव करते हैं। इस टाइम पीरियड पे अगर आप बात करते हो तो लाखों लोगों की जानें चली गई, लाखों लोगों को इसमें मार दिया गया। किस चीज़ के आधार पे? सिर्फ धर्म के आधार पे कि उनका धर्म हिंदू है और वो पाकिस्तान में है, और इनका धर्म मुसलमान है या इस्लाम है और वो इंडिया के अंदर में है। इसी तरीके से अगर आप बात करते हो
जैसा कि हम देखते हैं लाहौर हो गया, अमृतसर हो गया, कोलकाता हो गया, यहाँ पे कम्युनल जोन्स बन गए। मतलब मुस्लिम्स बेसिकली हिंदू मेजॉरिटी वाले एरियाज़ में जाने से डरते थे, और वहीं एज इट इज़ अगर आप बात करते हो, हिंदू मुस्लिम्स वाले मेजॉरिटी वाले एरियाज़ में जाने से डरते थे, जो कि एक समय पे एक साथ रहे थे। सोचो वो चीज़ें यहाँ पे हो रही थी। लोगों को ज़बरदस्ती उनके घरों को छोड़ना पड़ा। मतलब जिस घर में उनकी 1 2 3 4 5 10 पीढ़ियाँ रह चुकी थी, उन घरों को ज़बरदस्ती उन्हें छोड़ना पड़ा। दोनों ही साइड पे माइनॉरिटीज़ की हालत बहुत बुरी थी। उन्हें अपने घर को, उन्हें अपनी चीज़ों को छोड़ के जाना पड़ा और रहना पड़ा रिफ्यूजीज़ कैंप में। रिफ्यूजीज़ कैंप में जाके उन्हें रहना पड़ा। सोचो आलीशान सा घर छोड़ के आपको एक टेंट में जाके रहना पड़ रहा हो, खाने के लिए तरसना पड़ रहा हो। ये चीज़ें हमें देखने को मिली। और इसी के साथ साथ उस टाइम पीरियड पे जो लोकल पुलिस थी, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था, उनके साइड से भी लोगों को हेल्पलेस ही फील करना पड़ा। मतलब वो भी कैसे भाई हेल्प करते हैं। हम ये नहीं बोलेंगे कि उन्होंने गलत किया। उस टाइम पीरियड पे इतना ये बड़े लेवल पे माइग्रेशन हो रहा था तो शायद पॉसिबल भी नहीं था, बट हाँ उन लोग को हेल्पलेस फील हुआ। आगे अगर बात करते हैं, जब पार्टीशन हुआ तो लोगों ने कई 100 किलोमीटर की दूरी अपने पैदल पैरों से ही नाप दी। ठीक है, मतलब ये नहीं कि हाँ मुझे फ्लाइट मिलेगी, मुझे बस मिलेगी, मुझे ट्रेन मिलेगी, कार मिलेगी तब हम चलेंगे। मतलब सोचो कितना इंटेंस रहा होगा पार्टीशन। जिसने भी देखा होगा वो किस ट्रॉमा से गुजरा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लोग अपने पैरों से चले गए, चलना शुरू कर देते हैं, और 100 200 किलोमीटर बड़े बच्चे, बूढ़े, औरतें, सारे लोग पैदल निकल जाते हैं। अभी यही चीज़ें देखो इतनी इंटेंस नहीं, अभी इससे भी ज़्यादा इंटेंस होंगी। क्या हो रहा है कि लोगों को मारा जा रहा है, लोगों को रेप किया जा रहा है। मतलब महिलाओं को रेप तक किया गया, लोगों को काट डाला गया पार्टीशन के टाइम पे। इवन कई सारे वुमेन्स के साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी गलत हुई जो कि हमें देखने को मिलती है। जैसे कि अगर आप बात करते हो फोर्सफुल तरीके से मैरिज, मतलब अगर दूसरे रिलीजन की फीमेल है या फिर औरत है तो उससे ज़बरदस्ती शादी करके उसका धर्म परिवर्तन जैसी चीज़ें भी हुई यहाँ पे। इवन कई बार तो इतना इंटेंस हो गया, आप सिचुएशन को एक बार समझिए कितनी इंटेंस है, कि लोगों ने अपनी ही बहन बेटियों को जान से मार दिया सिर्फ इसलिए कि वो अपना सम्मान बचा सकें, वो अपनी आत्मरक्षा कर सकें, कि बेटी और बहन के साथ कुछ गलत हो, इससे अच्छा है कि उसे हम स्वयं ही मृत्यु प्रदान कर दें। ये चीज़ देखने को मिली, जैसे कि हमने फैमिली ऑनर भी बोला है। दोनों ही साइड पे लाखों लोगों ने मूव किया है। बोल सकते हैं लाखों लोग रिफ्यूजी के तौर पे कैंप्स में जा रहने को मजबूर हो गए थे, और ये रिफ्यूजीज़ कैंप बने हुए थे। और कई सारे राइटर्स, कई सारे पोएट्स, कई सारे फिल्म मेकर्स ने इस चीज़ को दिखाया है, इस चीज़ को लिखा है, इस चीज़ को जाहिर किया है जितना इंटेंस हो सकता था, कि डिस्प्लेसमेंट, ये पार्टीशन, ये रिलीजन, ये कम्युनल चीज़ें जो होती हैं वो कितनी इंटेंस हो जाती है कि हम ह्यूमैनिटी तक को भूल जाते हैं। कितना ट्रॉमेटाइज चीज़ होती है कि लोगों के साइकोलॉजिकल दिमाग पे इतना गहरा इम्पैक्ट डालती है कि शायद उनकी 1 2 पीढ़ी भी इस चीज़ को नहीं भूल पाती है। आगे अगर बात करते हो तो पार्टीशन ऐसा नहीं था कि सिर्फ हमारा प्रॉपर्टीज़ का हुआ, लायबिलिटीज़ का हुआ या एसेट्स का हुआ, हमारी हर एक छोटी सी छोटी चीज़ का हुआ है पार्टीशन। चाहे आप बात करते हो फाइनेंशियल एसेट्स हों, जैसे कि टेबल, चेयर, टाइपराइटर, पेपर क्लिप्स, बुक्स, यानी कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, पुलिस बैंड, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, रेलवेज, हर एक चीज़ का पार्टीशन हुआ है। सोचो कितना इंटेंस हुआ है। हम अभी तक सुनते आ रहे होंगे, हमने इसके बारे में डीप नहीं पढ़ा, पर ये पॉलिटिकल साइंस में हम डीपली पढ़ रहे हैं, तो सोचो कितना इंटेंस हुआ है। लोग, जो एक एस्टिमेशन हमारी बुक में है ना, वो कहते हैं कि 80 लाख लोग माइग्रेट किए थे उस टाइम पीरियड पे। 80 लाख, समझ रहे हो, मतलब 1947 में 80 लाख, 8 मिलियन लोग। ठीक है, और उसके साथ दोनों ही साइड पे अगर हम, जो हमारे पास रिकॉर्ड आते हैं उसके अनुसार अगर हम बात करते हैं, तो 5 to 10 लाख लोगों ने अपनी जानें गंवा दी थी उस टाइम पीरियड पे, जब हमारा डिवीज़न हुआ है, पार्टीशन हुआ है। ठीक है, हम अगर बात करते हैं इसके साथ साथ आप देखोगे एडमिनिस्ट्रेटिव कंसर्न भी होता है, फाइनेंशियल स्ट्रेन भी होता है। मतलब कि प्रशासन कैसे चलेगा और आगे हम अपनी इकोनॉमी को कैसे मजबूत करेंगे, कैसे हम अपने देश को आगे बढ़ाएंगे, इस चीज़ पे भी सबसे ज़्यादा डिस्कशंस देखने को मिले। पार्टीशन ने सबसे बड़ा जो डीपर इशू क्रिएट किया वो ये था कि जो लीडर्स थे इंडियन नेशनल स्ट्रगल के, मतलब जिन्होंने आज़ादी के लिए संघर्ष किया, एक लंबे समय तक लड़ाई की, वो कभी भी नहीं चाहते थे कि 2 नेशन बने। मतलब 2 नेशन थ्योरीज पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते थे। क्या अब ये कहना सही होगा कि जो इंडिया है वो ऑटोमेटिक हिंदू नेशन बन जाएगा?
क्योंकि जब आधार ही विभाजन का रहा धर्म, तो धर्म के आधार पे जब एक दूसरा देश बन चुका है जहाँ पे मुस्लिम्स लोगों की डिमांड को फुलफिल किया गया है, तो क्या ये कहना सही होगा कि इंडिया ऑटोमेटिकली उस वक्त हिंदू नेशन बन जाएगा? ऐसा नहीं था, क्योंकि ऐसा नहीं कि सारे मुस्लिम्स माइग्रेट ही कर गए। अगर आप बात करते हो तो मुस्लिम पॉपुलेशन इंडिया में उस वक्त अराउंड 10 to 12% थी, 1951 के अराउंड। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि कंप्लीट हम इस चीज़ पे हमारे फ्रीडम फाइटर्स या इस चीज़ पे हमारे पॉलिटिकल लीडर जिन्होंने स्ट्रगल में अपना योगदान दिया वो कह रहे थे कि हमें इंडिया को ऑटोमेटिकली हिंदू नेशन बना देना चाहिए। मुस्लिम्स ने, जैसा कि हमने देखा कि मुस्लिम लीग ने जो फॉर्म हुई वो मुस्लिम्स के इंटरेस्ट को बोल रही थी कि हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। बट ऐसी कई सारी ऑर्गेनाइजेशन हिंदूज़ की भी थी जो सेम उस टाइम पे था कि भाई हम हिंदू के राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हम हिंदू की चीज़ों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बट इंडिया की बात अगर हम करते हैं तो इंडिया ने इस टाइम पीरियड पे बोला कि सारे पर्सन एक हैं, ठीक है, मतलब सारे लोगों को या सारे रिलीजियस ग्रुप्स को हम इक्वल ट्रीट करेंगे। हम किसी भी तरीके से डिवीज़न या फिर जो हम किसी भी तरीके से लोगों को अलग नहीं फील करेंगे। यानी कि इस देश में बोला गया है कि सबको हम इक्वलिटी देंगे, हम सबके राइट्स की रिस्पेक्ट करेंगे और रिलीजियस जो एफिलिएशंस हैं जिनसे भी वो जुड़े हुए हैं उनका हम प्रॉपर सम्मान करेंगे। तो ये बिल्कुल नहीं है कि इंडिया ऑटोमेटिकली हिंदू नेशन बनेगा। इंडिया हिंदू नेशन नहीं बनेगा, इंडिया एक सेकुलर स्टेट बनेगा जिसके बारे में मेंशन किया गया। मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी एक टर्म जो है सेकुलरिज्म, उसका मतलब ही है कि भारत का संविधान सबको सबका अधिकार देता है कि आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, कहीं से भी आते हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ डैट कि आप सब इक्वल हैं। ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। तो अभी जो हमने पढ़ा वो हमने अपना फर्स्ट चैप्टर पढ़ा और ये आई थिंक हाफ ऑफ द चैप्टर हमारा कवर अप हो गया है। और जो इम्पोर्टेंट नोट्स वगैरह हैं वो भी हम आपसे शेयर कर देंगे। बाकी आपको अगर लगता है कि ये चैनल अच्छा है, ये वीडियोस में आपकी लाइफ को कुछ वैल्यू ऐड की है या आपको सब्जेक्ट को समझाने में कुछ हेल्प किया है, तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और फ्यूचर में भी हिस्ट्री के, पॉलिटिकल के और जियोग्राफी के टॉपिक्स आपको ऐसे ही मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।